नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं अवधेश कुमार जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बड़ा दिन है राजनीति के लिहाज से, क्योंकि आज से आपकी पार्लियामेंट का संसद का विंटर सेशन शुरू हो चुका है और पहले ही दिन हर बार की तरीके से लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई को अब 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ चुका है। अब इसमें कोई आश्चर्य वाली बात तो है नहीं, हर बार यही होता है। इस बार के सेशन में सरकार 10 नए बिल कम से कम पास कराना चाहती है। इसमें परमाणु ऊर्जा से जुड़ा बिल है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दी जाएगी। उच्च शिक्षा आयोग बनाने का बिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन बिल है, जिसके लिए राजमार्गों की जमीन अधिग्रहण का रास्ता और सुगम बनाया जाएगा। कॉर्पोरेट नियमों में संशोधन के लिए बिल लाया जाएगा। सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल लाया जाएगा। हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल लाया जाएगा। आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन बिल और जन विश्वास बिल, ये तमाम ऐसे बड़े विधेयक हैं जो कि इस सत्र के अंदर लाए जाने हैं। लेकिन विपक्ष के हंगामे को देखते हुए ये ऐसा लगता नहीं कि ये सारे बिल जो हैं ये अच्छी चर्चा के साथ पास हो पाए, वरना बिल तो सरकार पास करा ही लेती है। अब आप देखिए, सेशन की शुरुआत होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आज सबसे पहले नसीहत दी और उस नसीहत में बिहार की जीत का आत्मविश्वास दिखता है। उन्होंने कहा सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए, और कहा अपनी हार से आप निराश ना हो, हताशा में ना आए, निराशा से बाहर निकलें। लेकिन उनकी इस नसीहत का विपक्ष के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। विपक्ष के अपने मुद्दे हैं, एसआईआर पर उनको बात करनी है, दिल्ली के प्रदूषण पर उनको बात करनी है और तमाम दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर उनको बात करनी है। और वो हर बार की तरह चाहते हैं कि पहले इन विषयों पर बात हो, उसके बाद सरकार का जो विधायी एजेंडा है वो देखा जाएगा। लेकिन ये गतिरोध हर बार की तरह ऑल पार्टी मीटिंग के बाद भी सुलझा नहीं, बल्कि जो विधायी मंत्री हैं उन्होंने तो ये कहा था बाहर निकल के, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कि ऑल पार्टी मीटिंग में तो हमसे किसी ने नहीं कहा कि हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। लेकिन चाहे सपा हो चाहे टीएमसी, उन सब का कहना है, खास तौर पर एसआईआर के मुद्दे पर हम सरकार से जवाब चाहते हैं, एक लंबी चर्चा चाहते हैं। तो आप देखिए पहले जरा कुछ सैंपल आज पार्लियामेंट में क्या हुआ। ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एकाध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नियत होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से, वो हर बार कहते हैं काम हो, अच्छा काम हो, अच्छी चर्चा कराइए, लेकिन उसके साथ जो तंज होता है
उसके बाद विपक्ष के बाद भी कोई चारा नहीं बचता कि फिर वो उनकी बात का जवाब दे। अब जैसे उन्होंने कहा डेट ड्रामे की जगह नहीं है, डिलीवरी की जगह है, नारे लगाने के लिए देश पड़ा है, जहां हार गए हो वहां लगा के आए हो, जहां हार हो गए आगे वहां जाके और लगा लो जाके आगे, मतलब होने वाले चुनावों में बंगाल का चुनाव होगा और राज्यों के चुनाव होंगे। लेकिन उनकी बात का जवाब आना था और आ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को कहा ड्रामा ना करें, तो प्रियंका गांधी ने उनको जवाब दिया। प्रियंका ने कहा संसद में जरूरी मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं है, मुद्दे ना उठाने देना ड्रामा है। I suggest that urgent issues, like what you said, pollution, other issues, SIR, it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? अब ये ड्रामा सत्ता पक्ष करता है या विपक्ष करता है, इस पर कोई बहस कर सकता है, लेकिन ड्रामा होता है हमारे यहाँ हर पार्लियामेंट के सत्र में, इसमें तो अब कोई संदेह नहीं है। हर बार अब वही तमाशा, पहले दिन भी 2 बजे तक एडजर्न, अंदर घुसते ही हाथों में बिल लेकर के खड़े हो जाना, सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना कि वो चर्चा नहीं कराने देना चाहता। सत्ता पक्ष कहता है चर्चा होगी तो हमारे तरीके से होगी, नियमों के तरीके से होगी। अब ये कहानी बड़ी पुरानी हो चुकी है, इसलिए ऑपोजिशन भी ये कह रहा है कि ये तो हम जानते ही हैं कि जो बिल इनको पास कराने हैं वो ये करा ही लेंगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो बिल हमको बताए गए हैं वही बिल पास कराएं। हो सकता है आखिर में 1-2 दिन में अचानक कोई और बिल लाके दे दिया जाए और कहा जाए कि ये भी पास कराया जाएगा। तो ये सारा कांग्रेस का आरोप है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि भाई ड्रामा ना करें इस सत्र के अंदर, अवधेश जी, ड्रामा तो होगा और हो रहा है। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री का आज का जो 10 मिनट का पूरा वक्तव्य था, उसमें एक और अगर संसद के कर्तव्यों की ओर इशारा था और संसद को क्या कैसा होना चाहिए, संसद क्या चाहती है, भारत इस समय अगर दुनिया में डेमोक्रेसी से डिलीवर करके दिखाया है और एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर जा रहा है, तो हम सबका दायित्व है। यद्यपि उसमें कटाक्ष भी थे, क्योंकि उनको भी वो भी नेता हैं, राजनेता हैं, तो जाहिर है विपक्ष का कुछ न कुछ उत्तर देना है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए। लेकिन साथ साथ अपने लोगों के लिए भी नसीहत थी कि अगर उनको हम कह रहे हैं तो हमारे भी अहंग जीत का नहीं होना चाहिए। लेकिन सौरभ जी, एक भारत में ना एक अजीब किस्म की पॉलिटिक्स है। पराजय के बाद मनुष्य जो है, सामान्यतः था कि हमारे आत्मनिरीक्षण हो, थोड़ी विनम्रता आए। हमारे देश में कुछ नेता को मैं देखता हूं कि पराजय के बावजूद जो है उनकी उग्रता, उनकी गरिमाहीनता इतनी तेजी से बढ़ती है कि जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं और विपक्ष जो कह रहा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अनुभव के आधार पर धीरे धीरे एक ऐसे नियम में बना दिया गया जिससे किसी को परेशानी नहीं हो। आपके मन में बहुत भाव हो सकता है, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें बैठ के चीजें तय होती है, उसमें भी कुछ नहीं है तो आपके लिए शून्य काल है। लेकिन संसद के बनाए हुए नियम प्रक्रियाओं के तहत उठाना, बात करना, लेकिन जब संसद को आप सड़क के युद्ध में तब्दील करते हैं, क्योंकि सड़क पर लड़ने का आपका मादा नहीं होता है, तब यह स्थिति होती है। लेकिन सर, ऑपोजिशन का दूसरा कहना है, उनका कहना है कि ये सरकार का बस चले तो ये तो पार्लियामेंट में काम जाए ही नहीं, तो मजबूरी है कि लिखा है संविधान में 4 बार वहां बैठक करनी है, इसलिए जाना पड़ता है। सबसे छोटा सत्र होने वाला है ये, 15 दिन का सत्र होगा। उसमें कितने दिन का, आज का दिन तो धुल ही गया ना, अब बचे कितने दिन, कितने सत्र बचे, कितने दिन बचे, वर्किंग डेज। और उसमें भी उनका कहना यह है कि आप जो बिल लाओगे वो किसी स्क्रूटनी से नहीं गुजरेगा, वो किसी उनमें से कितने बिल जो हैं किसी कमेटी को जाएंगे कोई नहीं जानता, आप बस धक्काशाही में उसको पास करा लेना चाहते हो। तो अब ये एक औपचारिकता है पार्लियामेंट, विपक्ष कहता है सरकार के लिए। विपक्ष बैठा रहे कि हम चर्चा चाहते हैं, विपक्ष भागता क्यों? विजय जी, देखिए, संसद का तो मतलब ही चर्चा कराना है, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो मोशंस होते हैं ना, उनके डिस्कशन के लिए होती है। आप क्या इशू उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, कब उठाएंगे, ये चर्चा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में नहीं होती। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सरकार बताती है हम ये बिल लाना चाहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे, और विपक्ष जो है ये बताता है कि हम इन मोशंस पर चर्चा करना चाहते हैं। इसके अलावा सारे विषय संसद के अंदर तय होते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सभी ड्रामा कर रहे हैं। मतलब माफ़ कीजिएगा, हो सकता है हमारे माननीय सांसद नाराज़ हो जाएं इस बात से कि भाई आप ड्रामा नहीं है, इसको ड्रामा कहना ठीक नहीं है।
प्रधानमंत्री जी ने किस रेफरेंस में कहा है। सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपने तरीके से बात रखी है। तंज रखने में भी क्या है, तंज तो जी करते रहना चाहिए, प्रधानमंत्री हैं, राजनेता हैं तो वो करते रहे, लेकिन इशूज उठाने को ड्रामा नहीं मानता मैं। इशूज पे कैसे चर्चा करनी है, कैसे नहीं करनी है, इस पर बहस हो सकती है कि कब किस इशू को उठाया जाए, कब नहीं उठाया जाए, कैसे उठाया जाए, किस मोशन के थ्रू उठाया जाए। और ये हमेशा ही ऐसा होता है, कोई भी सरकार रहे कि वो हमेशा रूल्स का हवाला देती है कि आप इस रूल्स के थ्रू उठाएं, और विपक्ष जो है वो उस रूल्स के बजाय चर्चा पर जोर देता रहता है और उसमें ये सेशन चला जाता है। पिछले मैं 30 साल से देख रहा हूँ कि शीतकालीन सत्र में सबसे कम काम होता है। अच्छा, ज़्यादातर शीतकालीन सत्र जो है वॉश आउट होते हैं, क्योंकि बजट से उससे पहले का जो जुलाई का जो सेशन होता है हमारा मानसून सेशन, वो उसका बजट सेशन का एक फॉल आउट होता है कि उसमें कुछ चीज़ें छूट गई है, उनको करते हैं। तो ये एक फ्रेश सेशन होता है जो विपक्ष के लिए होता है एक तरह से। बजट सेशन तो पूरा सरकार के हाथ में होता है, वो जैसे चलता है वो चलता है, उसमें कोई खास बात नहीं होती, इसलिए इसमें ज़्यादा हंगामा होता है। और अभी बिहार के चुनाव के नतीजे आए हैं, वो भी एक पराजय की हताशा भी हो सकती है, विजय का अहंकार भी हो सकता है। और आने वाले चुनावों में SIR, घुसपैठिए, वो अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा इशू है, वो चाहते हैं कि इस पर बात हो, लेकिन इस पर चर्चा हो, इस पर बात करें। लेकिन ये सत्र आपने कहा सबसे कम काम होता है इस सत्र में, लेकिन इस बार के सत्र में जो बिल पास होने हैं ना, मैं क्योंकि आपको बता देना चाह रहा हूं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़े बड़े विधेयक जो हैं इस सत्र के अंदर सरकार पास कराना चाहती है। अभी आपने देखा कि हमारे 4 लेबर कोड जो थे वो पास हुए हैं, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म उसको माना जा रहा है आगे। और खास तौर पर अब सरकार के लिए ये उसको ऐसा लगता है, या प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि अब देश में एक बार फिर बिग बैंग रिफॉर्म्स की तैयारी कर लेनी चाहिए। कई बड़े बिल जो थे वो ठंडे बस्ते में जो डले हुए थे वो दोबारा लाए जाए। भाई लोग तो कह रहे हैं लैंड एक्विजिशन बिल कब जो पहली मोदी सरकार आई थी उसमें लाने का प्रयास किया गया था, उसके बाद दोबारा कभी नहीं आया, तो फिर वो उस बिल को लाने की मांग हो रही है। बड़ा कंटेंशियस बिल था वो, लेकिन राजमार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण का बिल जो है वो इसमें आएगा। एटॉमिक एनर्जी बिल लाने जा रहा है, ऊर्जा जो है न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी, ताकि छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किए जा सकें देश में प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर। ये एक बहुत ही परिवर्तनकारी जो है क्रांतिकारी किस्म का बिल जो है वो होगा अगर ये लाया जाता है। तो इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा आयोग सरकार बनाना चाहती है। विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में कैसे दरवाजे खोले जाएं इसको लेकर नियम बनाना चाहती है। कॉर्पोरेट लॉज अमेंड करना बहुत जरूरी है, तो कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल, आर्बिट्रेशन बिल, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल, ये मैंने आपको बताया इसमें लाया जाएगा। बीमा क्षेत्र को पूरी तरीके से विदेशी निवेश के लिए खोल देना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम जो है वो होने जा रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो सरकार इनको रिफॉर्म्स कहती है और ऑपोजिशन कह रहा है कि ये सारे बिल बिना स्क्रूटनी के सरकार पास कराएगी। रिफॉर्म्स बिल को तो कमेटी में भेजना चाहिए ना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट बिल हैं, तो उनको स्टैंडिंग कमेटी में जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है उसमें भेजना चाहिए, उस पर डिस्कशन हो, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट बिल हैं। ये कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं ऐसे बात तो हो वहां पे। अच्छा, ऑल पार्टी मीटिंग में हर आदमी बड़ा हंसता मुस्कुराता जाता है और मुस्कुराता वही निकलता है, लेकिन बाहर जब आता है तो वो कहता ना हम नहीं चलने देंगे, अंदर कोई और बात करके आते हैं। अब जैसे खड़गे साहब ने तो आज खुल के कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बहुत जोरदार हमला बोला है, आज इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे। फिर उसके बाद में जो कुछ था, इसीलिए आपके शुभकामना मैं देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। तो अब राज्यसभा में नेता है सत्ता पक्ष के नड्डा जी ने कहा ये सब बिहार की हार की बौखलाहट है, वही तकलीफ है, उसको पचा लें तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो बहुत ही पायस और बहुत ही एक अच्छे वातावरण में आपका फेलिसिटेशन करने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की हम गरिमा भी बनाए रखें और उसके अनुसार ही अगर हम चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ
अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टिकल इन द गुड एंड कंजेनियल एनवायरनमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। अब तकलीफ जो भी हो, मैं तो कहता हूं जो खड़गे साहब ने कहा उसको अमल में लाएं, मुंह तोड़ जवाब दें, लेकिन अंदर जवाब दें, पार्लियामेंट के अंदर जवाब दें, चर्चा में जवाब दें, मुद्दों में जवाब दें। बड़ी अच्छी बात होगी वो, ना कि नारेबाजी करके वो जवाब दें। अभी ये जो दूसरी बात नड्डा जी कह रहे थे, ये क्या मामला था? आज हमारे नए उपराष्ट्रपति जी का, सीपी राधाकृष्णन जी का पहला दिन है राज्यसभा के अंदर, चेयरमैन के तौर पर उनका पहला दिन है। तो वहां उनको वेलकम भी किया जा रहा था। तो अपोजिशन ने कहा कि साहब वेलकम तो हम भी करते हैं वो, लेकिन धनखड़ साहब जो इनसे पहले गए उनका फेयरवेल नहीं हुआ, तो उनका फेयरवेल तो कराओ आप। धनखड़ साहब कहाँ हैं? हालांकि धनखड़ साहब ने अब थोड़ा मेल जोल बढ़ा दिया है, आजकल दिख जाते हैं कहीं ना कहीं आते जाते। वो नहीं, देखिए, भी चर्चा हो रही थी कि सर्वदलीय बैठक में तो अंदर कुछ कहती है कांग्रेस, मतलब विपक्ष कांग्रेस, और बाहर आके सत्र नहीं चलने देते। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के स्वभाव में सिर्फ वो सर्वदलीय बैठक में नहीं भी करती, बंद कमरे में कोई कमिटमेंट होता है, कोई बात होती है, वो सार्वजनिक आने के बाद जब उसका समय आता है तो मुकर जाती है। अब बंद कमरे में डीके शिव कुमार से कह दिया था कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री होंगे, जब समय आया तो सार्वजनिक रूप से मना कर दिया। वैसे सर्वदलीय बैठक का है कि सर्वदलीय बैठक में जाते हैं, कहते हैं कि सार्थक चर्चा करेंगे, हम अपने पक्ष उठाएंगे, सरकार जो बिल ला रही है उस पर हम सार्थक चर्चा करेंगे, और जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो पट्टी लेके और हंगामा लेके वेल में जाके हंगामा शुरू कर देते हैं। देखिए, अब 18वीं लोकसभा का ये 6ठा सत्र है और 1 तारीख से लेकर 19 तारीख तक चलने वाला है, 15 बैठकें होने वाली है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उस बात को विपक्ष को भी समझना चाहिए। पीएम ने बहुत कहा कि भाई चुनाव के समय हार गए, जीत गए, न हम अहंकार रखते हैं, न आप हार का अपना निराशा का भाव रखिए। इतना छोटा सत्र है और पार्लियामेंट हमेशा नहीं चलती ना। अभी 19 तारीख को सत्र खत्म हो जाएगा, इसमें छोटा है क्यों? वो तो ये भी कह रहे हैं इतना छोटा सत्र क्यों है? कहा छोटा रखने के लिए नहीं, लेकिन सरकार को लग रहा है कि भाई इतने दिन में हम सब काम करा लेंगे। ये जरूरी थोड़ी कि आप 25 दिन का सत्र लोगो, 30 दिन का सत्र लो, उसी में काम होगा। 1 तारीख से 19 तारीख का सत्र है और जरूरी नहीं रात को 8 बजे तक बैठो, रात को 10 बजे तक आप बैठिए ना। काम किए समय भी बढ़ाया जा सकता है। सत्र चलाना चाहते हैं आप, कहोगे सत्र को बढ़ाना है, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सरकार सत्र बढ़ा देगी। अच्छा, चले ऑपोजिशन के मुद्दों पर बात कर लेते हैं। और इस वक्त सत्ता पक्ष के हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसकी बात भी। तो विपक्ष सदन में जो सबसे बड़ा इशू उठाना चाह रहा है वो है एसआईआर, जो पूरे देश के अंदर चल रहा है। और ऑपोजिशन का कहना है कि जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी तो सदन तो हम नहीं चलने देंगे। विपक्ष का आरोप है कि बिहार के बाद 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का मकसद वोट जोड़ना नहीं है, बल्कि दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट, बेसिकली जो ऑपोजिशन का वोट है वो काटना है। और ऐसा करके चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। अखिलेश यादव ने तो साफ साफ आज ये आरोप लगाया कि बीजेपी ने बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हायर कर रखी हैं और ये नोएडा में काम करती हैं, इनको करोड़ों रुपया बीजेपी दे रही है और इनका काम ही ये है कि इनके पास पूरी वोटर लिस्ट है, सारा डेटा है वोटरों का, उसमें ये देखना कि कौन से बूथ हमारे हैं और कौन से बूथ ऑपोजिशन के हैं और उनके वोट काटे जाएं। जल्दबाजी में ये एसआईआर क्यों करा रहे हैं, ये भी हमारा चुनाव आयोग से सवाल है। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वो आज सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट कट जाएगा एक मतदाता का तो उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा? इन्होंने आईटी की कंपनियां बड़ी बड़ी हायर की हैं, उनके माध्यम से इनके पास पूरी वोटर लिस्ट का जो हायर की हैं कंपनियां, कुछ नोएडा की कंपनियां जो इनके लिए काम कर रही हैं, नोएडा में स्थित जो कंपनियां हैं वो इनके लिए काम कर रही हैं, मोटा फीस लेते हैं, मोटा पैसा लेते हैं, तब वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। मैंने तो मांग की थी, क्या जल्दीबाजी क्या है? यूपी में कोई कल इलेक्शन है क्या? अभी यूपी में समय है इलेक्शन का लिए, बंगाल में भी मान लीजिए समय है और आखिरी दिन तक वोट बन सकता है।
तो आप इतनी जल्दी वाली एसआईआर क्यों कराना चाहते हैं? आप समय क्यों नहीं देना चाहते हैं? देखिए, एसआईआर की उन्होंने बात की। अब यह आरोप की आईटी कंपनियां हायर की हुई हैं बीजेपी ने, ठीक है, हम लोग इस पर अभी बात करते हैं। यहाँ तक एसआईआर की बात है ना, 2-3 अपडेट है। एक तो चुनाव आयोग ने 1 हफ्ता बढ़ा दिया है एसआईआर में फॉर्म बांटने की जो अवधि है, मतलब अब 1 हफ्ता और मिलेगा वोटर्स तक फॉर्म पहुंचाने के लिए। ऐसा चुनाव आयोग ने जो उसका वो जस्टिफिकेशन दिया है वो ये कि हम चाहते हैं कि इसमें जो जितना वोट जो है कट रहा है, या जो हमारे बीएलओस को लोग नहीं मिल रहे, या डबल वोटर मिल रहे हैं, मृत वोटर मिल रहे हैं, ये सारा डेटा हम साथ के साथ जो बूथ लेवल एजेंट हैं पार्टियों के, उनको देते रहे, ताकि बाद में कोई विवाद ना हो कि भाई आप ये साहब आपने इतने लाख नाम क्यों काट दिए, जैसा कि बिहार में हुआ था। एक तो पॉइंट नंबर 1। खासकर बंगाल को उन्होंने, टीएमसी को चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जो हम बढ़ा हुआ मानदेय दे रहे हैं बीएलओ को, वो आप पास क्यों नहीं कर रहे हो? हमने 12,000 रुपए कर दिया है मानदेय, 6,000 रुपए अलग से देते हैं जो एसआईआर के काम में लगे हुए हैं उनको, तो ये पैसा आप जाकर के उनको दो। तो ये एक दूसरा अपडेट इसके अंदर था। तीसरा, अगर उत्तर, क्योंकि अखिलेश जी बोल रहे थे, तो उत्तर प्रदेश का मैं कुछ आंकड़ा आपको दे दूं। यूपी के अंदर जो कुल वोटर हैं वो बताए गए हैं साहब, 15,44,30,000 फॉर्म बांटे जा चुके हैं, 15,40,94,000, मतलब 99.78% फॉर्म बट चुका है, और उसमें से लगभग 70% फॉर्म डिजिटाइज्ड फॉर्म में वापस आ चुका है, मतलब एंट्री भर के 70% फॉर्म वापस भी आ चुके हैं। तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में क्यों, अब तो काम पूरा ही हो गया, अब बचा क्या? सारे फॉर्म बट गए, उसमें से 30% फॉर्म वापस आने भर रह गए हैं वापस, तो उसमें भी चुनाव आयोग ने 1 हफ्ते का टाइम जो है वो और दे दिया। ये एक सवाल है, लेकिन मैं आपको इसके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा देता हूं, और उससे आपको ये तर्क है कि ये एसआईआर जरूरी क्यों है। अब ये एक और डेटा आया जिसमें ये बताया गया कि भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो हमारी प्रजनन दर है देश की, वो गिरने की वजह से हम 2080 तक हमारी पॉपुलेशन पीक आउट कर जाएगी। हमारी पॉपुलेशन उस वक्त 180 करोड़ या 190 करोड़ के बीच में स्थिर हो जाने का अनुमान है, फिर वहां कुछ वक्त रहेगी, फिर वो नीचे आएगी 2080 तक। हमारा टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9, ठीक है, और ये काफी वक्त से 1.9 चल रहा है। अब आप आगे देखिए साहब, पिछले 2 दशकों में भारत में जन्म दर में तेजी से गिरावट आई है। 2 दशक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक वक्त जो थी हमारी जो प्रजनन दर थी वो 3.5 थी, 3.5 साल 2000 में 3.5 थी, आज 2025 में 1.9 है। कितनी गिरावट आ गई आप देखिए, लगभग दुगने की गिरावट उसके अंदर आ गई। लेकिन यहां खबर यहां नहीं है, खबर यहां है। बंगाल की प्रजनन दर आप कितनी जानते हैं? फर्टिलिटी रेट कितना है? ज्यादा फर्टिलिटी रेट मतलब ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। बंगाल की प्रजनन दर देश में सबसे कम जो जिन राज्यों की है वो है, ये है 1.3, देश का एवरेज है 1.9, बंगाल की फर्टिलिटी रेट है 1.3, और जो 2013 में 1.7 था वो घट के 1.3 हो गया है। जिस राज्य में बच्चे नहीं पैदा हो रहे वहां सबसे ज्यादा तेजी से वोटर कैसे बढ़ रहे हैं? सोचिए आप, जहां फर्टिलिटी रेट देश में सबसे कम है वहां सबसे ज्यादा तेजी से वोटर बढ़ रहा है। देखिए, 2-3 बातें आपके दर्शकों के लिए। कोई भी बिल स्टैंडिंग कमेटी में तभी जाती है जब तक वो टेबल की जाती है और उसमें डिस्कशन हो जाता है, और डिस्कशन के बाद ये तय करता है कि नहीं, इसको अभी पास करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी बहुत गंभीरता से और माइक्रोस्कोपिक चर्चा किए जाने की जरूरत है, और तब हम जो है वो कमेटी में जाता है, स्टैंडिंग कमेटी में जाता है। तो पहले से स्टैंडिंग कमेटी में भी कोई बिल नहीं जाता है, एक बात। दूसरी बात, अभी जो कहा गया है, मुझे लगता है कि अभी जितने भी बिल आ रहे हैं वो बहुत ही देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। बिल्कुल। आप देखिए, हम भारत के अंदर आप देखिए तो जिसे प्राइवेट सेक्टर में, न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में, तो हम जानते हैं कि हम कार्बन इमिशन कितना कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो है इन्वायरमेंट वगैरह की बात चल रही है। तो फ्रांस जैसा कंट्री जिसमें 77% के आसपास जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी है, वहाँ इमिशन जो है वो कार्बन वो कंट्रीब्यूशन कितना करते हैं? 1% करते हैं। और हम अपने यहाँ, हमारा न्यूक्लियर एनर्जी से जो हम अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो 3% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है। तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता सभी महसूस करते हैं। यदि भारत के अंदर यदि पोल्यूशन को कम करना है या पोल्यूटेंट्स कम करना है, तो ये आवश्यक है कि हम इस ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाएं। तो इस बिल को हम ये कहें कि इसे नहीं डिस्कस करना चाहिए या इसको और पहले स्टैंडिंग कमेटी में एक तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं पूरे महत्वपूर्ण बात है कि जो एसआईआर का मुद्दा है,
एसआईआर के मुद्दे को कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की ये जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें लाया गया था जी। और सर्वदलीय बैठक में फिर कहा गया कि भाई देखिए 1988 का बलराम जाखड़ जब उस समय स्पीकर थे तो उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग और चुनाव आयोग से जुड़ी हुई प्रक्रिया का हम संसद के अंदर चर्चा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस समय जो प्रस्ताव लाया गया था उसको उन्होंने खारिज कर दिया था। इस बार भी उन्होंने यही कहा कि एसआईआर का मुद्दा या चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दा जो है वो हम इसके बारे में हम बात करने का कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, हम पूछ करके आपको बताएंगे, अभी तक पूछ करके बताया नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस स्टैंड को लेगी इस पर कि भाई पहले एक रूलिंग है संसद में, लोकसभा के अंदर इस प्रकार का रूलिंग 1988 के अंदर बलराम जाखड़ ने उस वो तो पिछले सेशन में भी हुआ था ना सर, सरकार ने कहा कि जो चुनाव आयोग का डोमेन है उसमें यहाँ क्या चर्चा करेंगे हम। उसी चीज को वो फिर से दोहरा रहे हैं यहाँ लेकिन ये जो मैंने अभी आपको बताया था, ये जो अब बंगाल की टीएफआर वाली बात, जब बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो आबादी कहां से आ रही है, ये सबको मालूम है, घुसपैठियों से। देखिए ये सब कोई जानता है, पूरा देश जानता है कि घुसपैठियों ने पूरी डेमोग्राफी बदल दी है। महत्वपूर्ण बात है कि क्या ये लोग, क्या पॉलिटिकल पार्टी, मुझे तो लगता है इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक लाइन का एक रेजोल्यूशन होना चाहिए कि क्या घुसपैठियों को बाहर भेजा जाना चाहिए या नहीं। ठीक है सर। और दूसरी बात, क्या घुसपैठियों को शिनाख्त करके नेशनल रजिस्टर बनाया जाना चाहिए या नहीं। क्या विपक्ष चाहता है कि बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए जो भारत के, चाहे वो 3 पीढ़ी से रह रहे हो, 4 पीढ़ी से रह रहे हो, लेकिन क्या उनको मैं कट ऑफ डेट जानता हूं इसलिए उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, कट ऑफ डेट के बाद जितने आकर यहां पर बस गए हैं, क्या उनकी नागरिकता समाप्त की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में अभी इस बार हो रहा है कि नहीं हो रहा, आगे तो होगा ही कभी, मुझे शायद इसी बार हो रहा है। अखिलेश यादव सारे विपक्ष कह रहे थे कि बिहार में जल्दी क्यों जो बात आपने कहा, करा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह कह दिया है कि जो 2003 के एसआईआर में आज किसी भी, जो भी व्यक्ति जिसके पास फॉर्म पहुंचता है उसके अगर किसी रिश्तेदार का, माता पिता, कोई भी रिलेटिव का 2003 की ओरिजिनल सूची जब आखिरी एसआईआर हुआ था उसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो हमारी दृष्टि में वो संदेहास्पद होगा और हम उसके ऊपर फॉरेनर्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे। मतलब हम उसको घुसपैठिया के होने के शक की निगाह से देखेंगे, जिसका भी नाम या रिश्तेदारों का नाम 2003 में नहीं है। और बंगाल में अभी तक 35,23,000 लोगों के नाम काटे जाएंगे मिनिमम, ये जानकारी चुनाव आयोग ने दे दी है। इसमें से 18,70,000 की मृत्यु हो गई है, 3,80,000 मतदाताओं का पता ही नहीं चला है और 11,82,000 मतदाता स्थानांतरित हो चुके हैं, दूसरे राज्य में जा चुके हैं, दूसरी जगह जा चुके हैं। तो ये 35 लाख का तो आंकड़ा बंगाल के बारे में जो पहले चुनाव आयोग ने बताया था कि 47 लाख ऐसे मतदाता सामने आए हैं जो दुनिया में नहीं है और इनमें से 34 लाख ऐसे थे जिनके आधार कार्ड भी थे उनकी मृत्यु के बाद और उनके नाम चल रहे थे। दूसरा, बंगाल के बारे में कई शोध हुए हैं वहां की वोटर लिस्ट और आबादी को लेकर। उसमें एक शोध जो है वो मेरे पास अभी पहुंचा था, इलेक्टोरल रोल इन्फ्लेशन इन वेस्ट बंगाल और डेमोग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लेजिटिमेट वोटर काउंट्स। तो इसमें बताया गया है कि 2024 की सूची में इनका मानना है कि कम से कम 1 करोड़ 4 लाख अतिरिक्त मतदाता हैं। अब इन्होंने ये बताया है कि 2004 में 4 करोड़ 74 लाख मतदाता थे। अगर उस समय से लेके अभी तक के जो 18 वर्ष की उम्र होती है और जो प्राकृतिक मृत्यु दर है, अगर उन सब की गणना, चूंकि देश में एक नियत है और अभी तो आपने बताया कि सबसे कम है 1.3 जबकि वो 1.9 पर उन्होंने लिया है, तो वो बताया है कि इस समय के हिसाब से 6 करोड़ 57 लाख के आसपास मतदाता होना चाहिए जी। तो उसके आधार पर कम से कम इतने मतदाता वहां अतिरिक्त है। मैं मानता हूं 10 लाख 15 लाख आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमारे देश में मृत्यु दर और जन्म दर लगभग एक स्टैटिक पोजीशन में है जहां से आप निकाल सकते हैं। तो जो दृश्य आपने ही दिखाया है कि बांग्लादेश की सीमा पर लोग पहुंच चुके हैं, कह रहे हैं हमको उस पार जाने दो, टीवी पर आके कह रहे हैं कि हम तो 20 साल पहले आ गए, आधार कार्ड बन गया, वोटर कार्ड आई बन गया। और 27 मार्च 2025 को ऑन रिकॉर्ड देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया कि देश में जितने भी जगह पकड़े जा रहे हैं घुसपैठिए उनमें ज्यादातर सर, ये तो हमने कई बार चर्चा किया कि ये तो एसआईआर के डर से ये काम होने लगा कि बांग्लादेशी अपने आप निकल के बाहर आने लगे। और उसका दूसरा असर ये होगा, कल भी कोई हमारे मेहमानों ने जिसने कहा था,
फॉर्म बटेंगे और उसमें से वापस कितने आएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फॉर्म भर के नहीं देंगे बिहार में क्योंकि उनको यही तो डर हुआ। होगा कि हमने फॉर्म भर दिया तो हम पकड़े जाएंगे। तो वो आदमी, संदेहास्पद आदमी, कम से कम वोटर तो नहीं बनेगा आपका।